गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं कनुप्रिया स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल न्यू फिजिक्स पर। तो लास्ट टर्म पर मैंने आपको ये क्वेश्चन दिया था, जिस क्वेश्चंस को मैंने बोला था कि आप लोगों को ये हल करना है, लेकिन एक दो बच्चों ने ही ये किया था, बाकी सभी किसी ने भी इसका आंसर मुझे नहीं दिया था। तो देखिए, आज मैं इस क्वेश्चंस को हल करती हूँ। जिन्होंने ये नहीं किया होगा वो यहाँ से इसको चेक कर सकते हैं। एक व्यक्ति, प्रश्न को समझ लीजिए पहले, प्रश्न क्या कहना चाह रहा है। तो ये क्वेश्चंस है, एक व्यक्ति एक सीधी सड़क पर ए से बी तक 300 मीटर जाता है। वो क्या करता है, ये मैंने मान ली सीधी सड़क, वैसे डायग्राम बना हुआ है, अभी देख लेना। ये सीधी सड़क है ए, ये पॉइंट है इसका बी। तो ये क्या करता है, ए से बी कितना गया 300 मीटर। तो ये पूरी जो डिस्टेंस है, ये पूरी डिस्टेंस है 300 मीटर। कहाँ तक, ये है बी पॉइंट तक। उसके बाद क्या करता है, वो बी से सी की ओर 30 मीटर चलकर बिंदु सी पर पहुंचता है। तो उन्होंने क्या कर रखा है, सी बिंदु को इधर मान रखा है और ऐसा बोल दिया कि अब वो बी से चला सी की ओर, और कितना चला, वो चला है 60 मीटर। वो अब सी बिंदु पर है यहाँ, तो बिंदु सी पर पहुंच जाता है, वो यहाँ सी बिंदु पर आ गया है। तो अब व्यक्ति द्वारा तय की गई कुल दूरी, यहाँ सी तक आने के बाद आपको उसकी दूरी बतानी है और उसका विस्थापन बताना है। इसी अंक के क्वेश्चन में इसका चित्र बना हुआ है, देखिए ये बना हुआ है। तो यहाँ बिंदु ए है, ये बिंदु बी है और ये बिंदु दे रखा है सी। समझाया हुआ है कि आपको इधर की साइड जो दे रखी है, ये डिस्टेंस जो है, मैं ऊपर लिख रही हूँ, इसको ऐसे ही लिख लेना आप लोग, आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाएगा। ये ना लिख के ये लिख लेना जो लिखी हुई है अभी। और इसके बाद क्या किया, वो वापस आया 60 मीटर। अब आपको क्या करना है, ये मान लीजिए कि हमें ये डिस्टेंस निकालनी है। हमने मान लिया ये कितनी है, x है। तो दूरी जो होती है, दूरी का मतलब है भाई वो चल के गया होगा यहाँ से यहाँ भी, जब वो यहाँ से यहाँ तक गया चलकर, और फिर चलकर ही कहाँ आया, सी तक वापस। तो दूरी तो हो जाएगी आपकी कंप्लीट की, जब वो ए से गया कहाँ, बी, और फिर बी से आया कहाँ पर, सी पर। तो लिखते हैं हल में, ए से बी तक की दूरी कितनी है 300 मीटर, और बी से सी तक की दूरी है 60 मीटर। अतः व्यक्ति द्वारा तय की गई कुल दूरी कितनी हो जाएगी, व्यक्ति द्वारा तय की गई कुल दूरी होगी 300 मीटर प्लस 60 मीटर, और बराबर में आ जाएगा 360 मीटर। लेकिन अब बात करते हैं हम विस्थापन की। तो विस्थापन मैंने बताया था कि जो आपकी प्रारंभिक स्थिति होगी और जो अंतिम स्थिति होगी, उन दोनों के बीच की डिस्टेंस आपको देखनी है। तो आपकी प्रारंभिक स्थिति तो यहाँ थी ए पर, और अंतिम स्थिति आपकी कुछ यहाँ बनी हुई थी सी पर। तो हमारा यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस जो थी वो कितनी थी, 300 मीटर। ये हमारी 300 मीटर थी बी तक, और उसके बाद बी सी कितनी थी हमारी 60 मीटर। तो इसका मतलब है अब आपको सिर्फ वो डिस्टेंस निकालनी है जो प्रारंभिक बिंदु, ये तो आपका प्रारंभिक बिंदु है और ये आपका अंतिम बिंदु है। तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस निकालते ही आपके पास क्या आ जाएगा, विस्थापन आ जाएगा। तो 300 मीटर में से आपको 60 मीटर घटाना है। तो लिखा हुआ है, जबकि व्यक्ति का विस्थापन 300 मीटर माइनस 60 मीटर बराबर 240 मीटर। तो ध्यान देना है, दूरी तो आपकी क्या होगी, दूरी आपकी कंप्लीट ऐड होगी, और जो व्यक्ति का विस्थापन होगा वो आपको अंतिम स्थिति और प्रारंभिक स्थिति के बीच की दूरी को देखना है। अब चलते हैं, ये तो हमारा हो गया है दूरी और विस्थापन का उदाहरण। जो भी क्वेश्चंस आपका ऐसा आता है जो दूरी और विस्थापन से रिलेटेड हो, तो आप इसकी सहायता से उन क्वेश्चनों को हल कर सकते हो। आज चलते हैं अपने टॉपिक पर। देखिए, जब भी दिशा के साथ चाल होगी तो आपका बनता है वेग। इसको बोला जाता है इंग्लिश में वेलोसिटी, इसको इंग्लिश में वेलोसिटी बोला जाता है। तो देखिए, ये चाल क्या होता है, या दिशा के साथ चाल जो होता है वो देखिए क्या होता है, वेग। सबसे पहले आपको याद रखना है वेग का सूत्र। वेग बराबर होता है विस्थापन बटे समय, विस्थापन बटे समय। तो देखिए, यहीं से ही अपने डेफिनेशन को क्या करते हैं, हम यहीं से अपनी डेफिनेशन को निकालते हैं। देखिए लिखा हुआ है सूत्र, वेग बराबर विस्थापन बटे समय। आप क्या करिए, आप इस समय को
ऐसे मान लीजिए कि आप जो समय है ये प्रति एकांक है। प्रति एकांक का मतलब होता है इकाई, और इकाई का मतलब होता है वन। तो किसी वस्तु द्वारा दी गई दिशा में, जिस भी दिशा का जिक्र होगा, क्योंकि विस्थापन के साथ, विस्थापन में क्या होती है, दिशा होती है, तो दी गई दिशा में प्रति एकांक समय में तय की गई दूरी, जो विस्थापन होता है वो होती है एक तरीके की दूरी है, और चूंकि उसमें दिशा भी आ जाती है इसलिए वो बन जाता है विस्थापन। तो प्रति एकांक समय में तय की गई दूरी को बोला जाता है वस्तु का वेग। देखना, किसी वस्तु द्वारा, कोई भी वस्तु है, दी गई दिशा, जो भी दिशा आपको दी जाएगी उसमें प्रति एकांक समय में जितनी भी वस्तु दूरी तय करेगा वो उसका कहलाएगा वेग। या फिर आप इसको एक दूसरे तरीके से, अथवा में जो डेफिनेशन आपको अच्छी लगे उसको याद रख लेना, उसको लिख देना एग्जाम टाइम में। लिखा हुआ है किसी वस्तु के प्रति एकांक समय में, प्रति एकांक समय आपने ऐसा माना कि हमारा जो समय बटे में जो समय है वो कैसा है, वो प्रति एकांक। प्रति एकांक का मतलब क्या है, वो इकाई है। तो प्रति एकांक समय में जितना विस्थापन है, विस्थापन को वस्तु का क्या बोलते हैं, वेग बोलते हैं। सूत्र सीधा सीधा कह रहा है। बस यहाँ क्या हुआ, ये हमने दी गई दिशा दे दी है और तय की गई दूरी, जबकि दूरी के साथ जब भी दिशा होती है तो वो आपका बनता क्या है, विस्थापन। तो आप सीधे सीधे भी ऐसे भी बोल सकते हो, सीधे सीधे, कि जो आपकी वस्तु है, किसी वस्तु के प्रति एकांक समय में विस्थापन को क्या बोलते हैं, वस्तु का वेग कहते हैं। अब देखिए, यदि किसी वस्तु का t समय में विस्थापन s हो तो तब वस्तु का वेग क्या होगा। बस आपको क्या करना है, जो वेग है मैंने बोला है इसको वेलोसिटी बोला जाता है, तो वेलोसिटी v बराबर आएगा, विस्थापन को s से रिप्रेजेंट किया और समय को रिप्रेजेंट किया t से। इन्होंने इसके ऊपर भी एरो लगाया है और इसके ऊपर भी एरो का चिन्ह लगाया है। ये जो एरो का चिन्ह होता है, ऐसे तीर लगा देते हैं, ये रिप्रेजेंट करता है दिशा को। जिसके भी ऊपर ऐसे एरो बना हुआ आएगा तो आप समझेंगे कि उसमें दिशा अवश्य होती है। और चूंकि यहाँ एरो का चिन्ह बना हुआ है, दिशा है, तो सिंपल सी बात है कि ये कैसी राशि होगी, एक सदिश राशि होगी। तो यह एक सदिश राशि है और इसका SI मात्रक होता है मीटर बटे सेकेंड। चूंकि ये तो दूरी है, एक तरीके से विस्थापन है, तो मीटर बटे समय का मात्रक होता है सेकेंड। किसी वस्तु का वेग समान या असमान हो सकता है, कि वस्तु का वेग समान भी हो सकता है और असमान भी हो सकता है। ये पढ़ते हैं एक समान वेग, इसको बोला जाता है यूनिफॉर्म वेलोसिटी। जब कोई वस्तु समान समय अंतरालों में समान विस्थापित होती है, समान समय अंतरालों का मतलब मैंने लास्ट में दिया था, समान समय अंतराल का मतलब है 10 सेकंड में मान लीजिए वो 2 मीटर विस्थापित हुई, नेक्स्ट 10 सेकंड में फिर से वो कितनी हुई, 2 मीटर। इसका मतलब है समान समय है और समान ही समय अंतराल में समान ही विस्थापित हुई है, चाहे सब। अब नेक्स्ट पॉइंट ये मेन होता है, चाहे समय अंतराल कितना ही सूक्ष्म क्यों न हो, तो उसका वेग जो होगा वो कैसा कहलाएगा, एक समान वेग। ध्यान रखना है, समान समय अंतरालों में समान विस्थापित हो, चाहे विस्थापन या चाहे समय अंतराल कितना भी सूक्ष्म क्यों न हो, तो उसका वेग कहलाता है एक समान वेग। नेक्स्ट चलते हैं असमान वेग, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। बस थोड़ा सा चेंज करना है कि जब कोई वस्तु समान समय अंतरालों में असमान रूप से विस्थापित होती है, चाहे समय अंतराल कितना ही सूक्ष्म क्यों न हो, तो उसका वेग बन जाता है असमान वेग। बस इन दोनों में सिर्फ इतना ही डिफरेंस होता है, यहाँ समान समय अंतरालों में समान विस्थापित और यहाँ समान समय है लेकिन असमान रूप से विस्थापित होती है, चाहे समय अंतराल कितना ही सूक्ष्म क्यों न हो, तो उसका वेग बन जाता है असमान वेग। अब चलते हैं औसत वेग। गति का इसको बोला जाता है एवरेज वेलोसिटी, बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी आते हैं इस सूत्र पर। गति कर रही है कोई वस्तु, तो कुल विस्थापन मतलब उसमें कुल कितना विस्थापन हुआ है और उसे तय करने में कुल कितना समय लगा है, दोनों को भाग दे दीजिए और आपके पास आ जाएगा औसत वेग। सूत्र लिखा हुआ है औसत वेग बराबर कुल विस्थापन बटे कुल समय। नोट करने की बात है, यदि वस्तु का वेग निरंतर एक समान रूप से परिवर्तित हो तो वस्तु का औसत वेग उसके प्रारंभिक वेग तथा अंतिम वेग के माध्य के बराबर होता है। अगर क्या हो रहा है, उसका वेग निरंतर एक समान रूप से परिवर्तित
हो रहा है, तो दोनों को आप प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग को जोड़ दीजिए और उसका क्या कर दीजिए, माध्य। माध्य का मतलब होता है बटे कर दीजिए 2। अतः वस्तु का जो औसत वेग होगा वो होगा u प्लस वी बटे 2। ये सूत्र भी इम्पोर्टेंट है, बस वो आपको आंकिक प्रश्न में क्या देगा, आंकिक प्रश्न में देगा कि वस्तु का वेग निरंतर एक समान रूप से परिवर्तित हो रहा है। आपको वस्तु का प्रारंभिक वेग दे देगा और अंतिम वेग दे देगा और बोलेगा कि आपको औसत वेग निकालना है, तब आप सूत्र लगाओगे v प्लस यू बटे 2। अब हमें देना है चाल तथा वेग में अंतर। चाल और वेग में अंतर, लास्ट टर्न पर मैंने आपको चाल पढ़ाया था और आज मैंने पढ़ाया है वेग। तो दोनों में क्या अंतर है, देखिए चाल एक अदिश राशि है, जबकि अभी वेग मैंने पढ़ाया है, वेग कैसी राशि है, सदिश, चूंकि v बराबर होता है विस्थापन। विस्थापन को अगर ऐसे रिप्रेजेंट किया तो s अपॉन टी, तो ये एक सदिश राशि है, जबकि आपके पास चाल कैसी राशि आई थी, एक अदिश राशि आई थी। अब यहाँ इसकी डेफिनेशन लिखते हैं, एकांक समय में पिंड द्वारा तय की गई दूरी को उसकी क्या बोलते हैं, चाल। बस यहाँ एकांक समय में पिंड के विस्थापन, इस विस्थापन की वजह से ये क्या है, सदिश, और इस दूरी की वजह से ये क्या है, अदिश, उसका वेग कहते हैं। जो आपकी चाल होती है वो सदैव कैसी होती है, धनात्मक होती है, जबकि जो वेग होता है वो धनात्मक, ऋणात्मक तथा शून्य भी हो सकता है। ये तीनों ही चीज़ें जो होती है डिपेंड करती है विस्थापन पर। अगर आपका विस्थापन धनात्मक है तो वेग भी कैसा होगा, धनात्मक। अगर ऋणात्मक है तो ऋणात्मक होगा, और अगर विस्थापन शून्य है तो वेग भी शून्य हो जाएगा। और लास्ट है कि जो चाल, आप सूत्र लिख दीजिए, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय और वेग बराबर होता है विस्थापन बटे समय। अगर आपको कोई 5 दे दे कि आपको इसके 5 अंतर बताने हैं, तो नेक्स्ट पॉइंट में बताइए कि चाल बराबर होता है, चाल का जो मात्रक होता है वो होता है मीटर अपॉन सेकंड, और जबकि इसका भी मात्रक क्या होता है, मीटर अपॉन सेकंड होता है। तो आज की वीडियो में बस यहीं तक ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक किया करें, वीडियो को शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करना ना भूलें। तो जल्दी आते हैं एक नेक्स्ट नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।